फ्रेंड, वेलकम टू माय ग्लोबल क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन चैप्टर लेकर आए हैं और इसका हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका जो है पॉइंट जो है एनसीईआरटी और बीएसईबी बोर्ड से निकाला गया है और सभी पॉइंट VVI है एग्ज़ाम व्यू से। आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। क्या है पॉइंट? तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है यूरोप में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। यानी यूरोप में से सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली भारत आए। यानी सबसे पहले जो है भारत में जो आगमन हुआ वह पुर्तगालियों का हुआ। ठीक है, यानी प्रथम जो है पुर्तगाली जो है यात्री वास्को डी गामा था, जो 90 दिन की जो है समुद्री यात्रा के बाद 1498 ईस्वी को कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा। ठीक है, तो पहला जो पुर्तगाली था वह कौन था? वास्को डी गामा था। और आगे हमने इसकी चर्चा भी दे रखी है कि वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। यह 1498 में भारत आया था और अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। ठीक है, यानी सबसे पहले भारत में जो है कौन सा पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत में आया था? तो याद रखिएगा वास्को डी गामा। इसने सबसे पहले जो है भारत के लिए जो है समुद्री मार्ग की खोज किया था 1498 में। बताए हैं हम आपको कि 90 दिन की समुद्री यात्रा जो है यह पूरा किया था और 1498 में जो है यह कालीकट बंदरगाह जो है पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या कि वास्को डी गामा भारत से मसाले एवं काली मिर्च लेकर पुर्तगाल वापस चला गया, जहां उसको 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। यानी जब वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचा था तो यहाँ पर जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो है मसाले की खेती होती थी और यहाँ से जो है उसने लगभग जो है मसाला और काली मिर्च लेकर के जो है वह यूरोप गया था, क्योंकि यूरोप के वासी जो है मसाले का जो है उपयोग सबसे ज़्यादा किया करते थे, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती थी और लोग वहाँ जो है मांस का सेवन ज़्यादा करते थे, इसलिए उनको मसाले की ज़रूरत ज़्यादा होती थी। तो यहाँ से जो है भारतीय जहाज़ में जो है काली मिर्च जो है वह आपका लाद करके जो है ले गया था। ठीक है, और कौन था? तो वास्को डी गामा। और उसको जो है पुर्तगाल में ले जा कर के जो है 60 गुना लाभ पर जो है इसको बेच देता था। यह आपका SCERT से लिया गया पॉइंट है, बिहार बोर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। 1503 में पुर्तगाली ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। यानी जो पुर्तगाली जो थे तो भारत में सबसे पहले जो है जो पुर्तगाली आया था तो वो तो हम बताया वास्को डी गामा आया था। ठीक है, और पुर्तगालियों का जो है भारत में आने का 2 मकसद था। पहला कि जो है अरबों और वेनिस के व्यापारियों का जो है भारत से जो है उसके प्रभाव को समाप्त कर देना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है, याद रखिएगा कि इनका 2 मकसद था कि जो है सबसे पहले जो अरब जो है और वेनिस के व्यापारी जो भारत में क्या करते थे तो व्यापार किया करते थे, अपना जो है
प्रभाव स्थापित किए हुए थे उसको यह समाप्त करना चाहता था और ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये दो इसका मेन मकसद था। ठीक है। और सबसे पहले जो है भारत में जो है आप देख लीजिए, तो यहाँ पर 1503 में बताया जा रहा है कि पुर्तगाली ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री, तो ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है और एग्ज़ाम में भी बार बार यहाँ से पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की थी, तो कोचीन में, और डेट याद रखिएगा 1503। और दूसरी फैक्ट्री जो है 1505 में कन्नूर में जो है स्थापित की थी। ठीक है, यह पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट का है क्या, नेक्स्ट पॉइंट कि वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा गया। यानी भारत में जो है पुर्तगाली जो है साम्राज्य का जो है अगर हम कहें तो सबसे पहला वायसराय कहें या गवर्नर कहें तो किसे बनाकर भेजा गया, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। ठीक है, यह भारत का जो है पुर्तगाली जो है वायसराय बना था प्रथम, यानी प्रथम जो है गवर्नर बना था, पुर्तगाली गवर्नर बना था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, और अल्मीडा जो था वो एक पॉलिसी बनाया था, उस पॉलिसी का जो है आगे हम चर्चा किए हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ये जैसे ही भारत में आया तो यहाँ पर जो है कि एक शांति जल जो है नीति का क्या किया इसने जो है बनाया। यह जो है शांति तरीके से जो है यह चाहता था कि हम जो है क्या करें कि व्यापार करें और यहाँ पर जो है हम अपना जो है प्रभुत्व जो है स्थापित करें। इसलिए जो है इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है भारत में किसने चलाया था। ठीक है, तो अल्मीडा, याद रखिएगा, अल्मीडा चलाया था ब्लू वाटर पॉलिसी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्मीडा के बाद अल्बू बक्र 1509 से 1515 तक वायसराय रहा। यानी अल्मीडा के बाद जो है, अल्मीडा जो यहाँ पर आया और यह जो है डी अल्मीडा भारत का जो है प्रथम वायसराय, भारत में जो है प्रथम वायसराय बनकर आया, यानी गवर्नर बनकर आया। और यहाँ पर जो है सबसे एक अहम पॉइंट है जो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इसने चलाया था। ठीक है, समुद्रों में जो है अरबों के साथ जो है अरब व्यापारियों के साथ जो है यह शांति के साथ जो है यह समझौता चाहता था और शांति नीति के जरिए जो है यह व्यापार को जो है स्थापित करना चाहता था। ठीक है, और इसके बाद जो है अल्मीडा के बाद जो है जो पुर्तगाली जो है वायसराय बना वह अल्बू बक्र, याद रखिएगा, अल्बू बक्र जो है यह बक्र 1509 से 1515 तक रहा। ठीक है, और यह जो है यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे वीवीआई पॉइंट है कि इसने कोचीन को जो है पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया था। ठीक है, कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया था तथा भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी इसे माना जाता है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना, इसी को माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक याद रखिएगा, है ना, अल्बुकर्क था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1515 में गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण
किया तथा इसका नाम सेंट जेवियर चर्च रखा। यानी ये भी याद रखिएगा कि इसने 1515 में जो है क्या किया, तो एक किला का निर्माण किया था, एक चर्च का निर्माण किया था और इस चर्च का नाम रखा था सेंट जेवियर चर्च। पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सेंट जेवियर चर्च जो है, यानी गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण जो है 1515 में किया गया था, उसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा सेंट जेवियर चर्च। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नूनो डी कान्हा क्या है, नूनो डी कान्हा 1530 में राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, भी आई है, याद रखिएगा कि इनके बाद जो है, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे, जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माने जाते थे, यानी भारत में जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में ये थे, इनके बाद जो वायसराय बना वह नीनो डी कुन्हा बना था। ठीक है, याद रखिएगा नीनो डी कुन्हा। और इन्हीं के जो है शासनकाल में जो है पुर्तगालियों की जो राजधानी कोचीन थी उसे बाद में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, और परिवर्तित कर करके उसको गोवा स्थानांतरित कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है, कि किस वायसराय के शासनकाल में कोचीन की राजधानी जो है वह गोवा स्थानांतरित कर दी गई थी, तो याद रखिएगा नीनू डी कुन्हा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। यानी जो है सबसे पहली बार जो है अगर बता दें तो अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में आलू की जो है पैदावार होती थी। ठीक है, आयरलैंड में भी जो है आपको विश्व इतिहास में पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना, क्लास 10th में भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है आलू का उत्पादन मध्य अमेरिका में ही होता था, मक्का, इसके अलावा ये सब जो है यूरोप का ही क्या था, फसल था। ठीक है, तो वहीं से जो है तंबाकू, आलू और मक्का जो है कहाँ लाया गया था, भारत लाया गया था। किसके द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आगे। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया था। यानी भारत में प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था। बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं डच। तो पुर्तगालियों के बाद जो है दूसरा क्रम क्या है, डच। तो क्रम याद रखिएगा, ठीक है, पुर्तगालियों के बाद दूसरा क्रम क्या है, डच का है। तो ये जो है नीदरलैंड, देखिए नीदरलैंड यानी होलैंड के मूल निवासी थे। डच लोग जो थे वो होलैंड के क्या थे, तो मूल निवासी थे, है ना। और 1602 में डच सांसद द्वारा जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यानी ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1602 ईस्वी में, है ना। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम इसको विस्तृत कर देते हैं तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वह भारत और पूर्व के देशों के संदर्भ में, ठीक है, यानी व्यापार, आक्रमण और विजय करने से संबंधित जो है अधिकार कंपनी को प्राप्त हुआ, है ना। नेक्स्ट देखते पॉइंट। डचों द्वारा भारत में प्रथम डच कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में स्थापित किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना, कि दक्षिण भारत में सबसे पहले
डचों ने अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो याद रखिएगा 1605 में आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में, ठीक है, स्थापित किया था डचों ने अपना पहला कारखाना, ठीक है। प्रथम डच कारखाना था 1605 ईस्वी में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत में, ठीक है, डचों द्वारा जो है प्रथम डच कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? तो डचों द्वारा भारत में नील, अफीम, सोरा, चावल और सूती वस्त्र निर्यात किए जाते थे, ठीक है, याद रखिएगा। यानी भारत में नील, अफीम, सोरा, चावल और सूती वस्त्र निर्यात किए जाते थे किसके द्वारा? डचों के द्वारा, ठीक है। आगे करा क्या कि 1658 ईस्वी तक डचों ने कासिम बाजार, ठीक है, बालासोर, पटना, नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। यानी ये आपका BSCB बोर्ड यानी SCERT क्लास 8 से निकाला गया पॉइंट है, ठीक है, कि डचों ने अपनी फैक्ट्रियां जो है कहाँ कहाँ स्थापित कर ली थी? तो 1658 तक डच जो है कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में जो है फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट। आगे क्या है? अंग्रेज, यानी डचों के बाद जो है तीसरा क्रम क्या है? अंग्रेज का। यानी पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद जो है डच आए, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज आए हमारे यहाँ, तो इन्होंने जो है बहुत लंबा जो है शासन हमारे यहाँ किया, लगभग जो है 200 वर्ष तक शासन किया। और ये जो है जहांगीर के समय जो है सबसे पहले जो है प्रथम अंग्रेज जो है जहांगीर के शासनकाल में आया था, मुग़ल सल्तनत के शासनकाल में आया था। हम लोग आइए पढ़ते हैं इसमें। तो क्या है? डच के पश्चाताप भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में आज्ञा पत्र चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सबसे पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापार करने का एक अधिकार जो है कब जो है प्राप्त हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 में। और किसने दिया था? तो एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज सूरत बंदरगाह पहुंचा तथा भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी जहांगीर के इजाज़त से स्थापित किया। जहांगीर ने जॉन हॉकिंस को 400 मनसब व जागीरें प्रदान की तथा इसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है BPSC लेवल पर कि इंग्लिश खान की उपाधि जो है जहांगीर ने किसे प्रदान किया था? तो याद रखिएगा जॉन हॉकिंस को, ठीक है। और उससे क्यों खुश हो गया था? तो वो जो है फ़ारसी भाषा का सबसे बड़ा जानकार था, ठीक है। और मुग़ल काल में जो है ये जॉन हॉकिंस जब यहाँ आया जहांगीर के पास अनुमति लेने के लिए व्यापार करने का, जो है कोठी स्थापित करने का, तो जो है वह फ़ारसी भाषा में जो है ही वार्तालाप किया, ठीक है। इससे जो है जहांगीर को काफ़ी जो है जहांगीर काफ़ी जो है खुश हुआ और खुश होकर के जो है हॉकिंस को जो है इंग्लिश खां की उपाधि दिया और 400 मनसब और जागीर भी प्रदान किया। ये भी आपको क्लास 8 से ही निकाला गया है SCERT से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने व्यापारिक कोठी स्थापित की। याद रखिएगा, अंग्रेज़ जो है मछलीपट्टनम में जो है 1611 में जो है व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर टॉमस रो, ठीक है, यानी हॉकिंस के बाद दूसरा जो है ब्रिटेन से भेजा गया जो अधिकारी जो था वह था सर टॉमस रो। इसने जो है जहांगीर के दरबार में जो है आया था यह, और डेट याद रखिएगा 1615 में आया था। ठीक है, सर जेम्स रो, है ना, जहांगीर के दरबार में आया था 1600, ठीक है, 15 में। और यह जो है 1616 को जो है जहांगीर के अजमेर दरबार में जो है भी उपस्थित हुआ था। ठीक है, अभी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है, तो नेक्स्ट पॉइंट कर है क्या कि अंग्रेज़ों द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त करने के बाद मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला स्थापित किया। यह भी आपका क्लास 8 से ही निकाला गया पॉइंट है, BSc यानी SCRT से। यानी अंग्रेज़ के द्वारा जो है चंद्रगिरी जो है राजा था मद्रास का, है ना, उससे जो है पट्टे पर जो है मद्रास में जो है क्या किया था, यानी पट्टे पर प्राप्त किया था मद्रास का किला। ठीक है, और उस किला का इसने स्थापित किया था, नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, है ना, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 1651 में अंग्रेज़ों को 3000 रुपया वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने दिया था। याद रखिएगा, और आगे भी हम इसको टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर जो है उस समय बंगाल में मुग़ल शासन था। ठीक है, तो बंगाल में सूबेदार था शाह शुजा, है ना, और उसी ने जो है यह विशेषाधिकार दिया था 3000 रुपया वार्षिक जो है कर लगाया गया था। ठीक है, और अंग्रेज़ों को जो है 3000 वार्षिक कर पर जो है बंगाल में व्यापार करने का अनुमति दिया था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। करा क्या, कलकत्ता में 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर था। याद रखिएगा, कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम जो है स्थापित किया गया था 1700 में, और उसका जो है गवर्नर बनाया गया था सर चार्ल्स आयर को। ठीक है, सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे अंग्रेज़ों के बाद। तो अंग्रेज़ों के बाद डेनिश व्यापारी 1616 में भारत आया था। यानी प्रथम पुर्तगाली याद रखिएगा, द्वितीय में आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो डच को, और तृतीय क्रम में याद रखिएगा अंग्रेज़ को, और सबसे लास्ट में याद रखिएगा डेनिश को। आपसे क्रम जो है पूछ सकता है। ठीक है, तो 1616 में जो है डेट के साथ सब याद रखिएगा किस डेट में कौन आया। तो 1616 में भारत आया, ठीक है, डेनिश व्यापारी। और 1620 में जो है, देखिए 1620 में त्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। त्रावणकोर जो है तंजौर जिला के त्रावणकोर यानी तमिलनाडु में पड़ता था। ठीक है, तो वहाँ पर जो है डेनिश जो है 1616 में आया, और 1620 में जो है प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो है फिर कौन आया, तो फ्रांसीसी आया था। ठीक है, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1664 में हुआ, है ना। और फ्रांसीसियों द्वारा पहला कारखाना जो है 1668 में
सूरत में स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, VVI पॉइंट है, इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, कि सूरत में जो है फ्रांसीसियों द्वारा पहला कारखाना कब स्थापित किया गया, तो 1668 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यह आपका क्लास 8 का SCERT से उठाया गया है। ठीक है, पॉइंट तो कह रहा है क्या, बंगाल में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी और बंगाल मुग़ल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। यानी उस समय तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सभी प्रांत एक में ही था। और उस समय बंगाल में जो है सेठ साहूकार लोग ज़्यादा रहते थे और जो है बंगाल काफ़ी सुखी संपन्न जो है राज्य प्रांत जो है उस समय माना जाता था और वहाँ पर मुग़ल का जो है शासन चल रहा था। ठीक है, तो बंगाल में ही जो है अंग्रेज़ ने जो है कलकत्ता में जो है अपनी क्या की, फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, और हम आपको बताए थे कि अंग्रेज़ जो है वह 3000 जो है वार्षिक कर दे करके जो है वह बंगाल में जो है अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, यानी अनुमति उसको मिला था। बंगाल मुग़ल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा शामिल थे। अभी बताएं, मुग़लों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए बंगाल के दीवान मुर्शीद कुली खान ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। ठीक है, याद रखना है कि उस समय जो है बंगाल का दीवान था मुर्शीद कुली खां और वह जो है मुग़ल से बगावत करके जो है वह खुद जो है वहाँ पर अपने आप को जो है वह शासक जो है घोषित कर लिया था। कौन, तो मुर्शीद कुली खां कौन था, बंगाल के दीवान था। ठीक है, याद रखिएगा। मुर्शीद कुली खां के बाद अली वर्धन खां 1740 में बंगाल का नवाब बना। यानी ये भी VVI पॉइंट है कि बंगाल का नवाब 1740 में कौन बना था, तो अली वर्दी खां बना था। ठीक है, और उसी का नाती जो था अली वर्दी खां का, वह था कौन, सिराजुद्दौला। ठीक है, यानी इसके बाद जो है सिराजुद्दौला को जो है नवाब बना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि बंगाल में अंग्रेज़ों ने अपना जो है पहला फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित किया था तो हुगली नदी किनारे 1651 में। ठीक है, और व्यापार में वृद्धि के साथ साथ इसके चारों ओर कंपनी, अधिकारी एवं व्यापारी भी बसने लगे और धीरे धीरे कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया और इस किले का नाम फोर्ट विलियम रखा। याद रखिएगा। ठीक है, जो फोर्ट विलियम अभी हम आपको पढ़ाएं कि 1700 में जो वहाँ पर फोर्ट विलियम जो है बताए थे आपको अभी तुरंत पॉइंट, तो वो आपका फोर्ट विलियम जो है यहाँ पर किला जो है बनाया गया, चारों तरफ से जो है घेराबंदी किया गया था। ठीक है, हुगली नदी के किनारे जो है आपको अंग्रेज़ों ने किया था। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे कंपनी जो है अपना पैर पसारने लगा था और जो है बंगाल को जो है पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता था। ठीक है, और उस समय बंगाल में जो नवाब जो था वह सिराजुद्दौला को बनाया गया था। ठीक है, तो इसके बाद जो है कंपनी जो है धीरे धीरे जो है बंगाल में जो है बंगाल को जो है यानी हुगली नदी के तट पर जो है हुगली नदी के तट पर जो है वह क्या करने लगा, तो एक किला जो है बनाया था और उस किला का उसने नाम क्या रखा था, फोर्ट विलियम रखा। ठीक है, और कंपनी ने अपने व्यापार का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने के लिए 1696 में 1200 रुपये का भुगतान करके तीनों गांव की ज़मींदारी यानी लगभग एकत्र करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ये 3 गांव थे, देख लीजिए कौन कौन थे 3 गांव, तो गोविंदपुर, ठीक है,
कौन कौन गांव थे? तो गोविंदपुर थे, देख रहे हैं, सुतानी और काली काता। ठीक है, तीनों गांवों के मिलने के बाद आगे चल कर के यही तीनों गांव क्या बन गए? कलकत्ता कहा जाने लगा। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। यानी उस समय जो है 1200 रुपया में। ठीक है, आप देख लीजिए कि 3 गांव का जो है, एक गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता। ठीक है, ये तीनों गांव को मिलाकर के जो है कलकत्ता कहा जाने लगा। ठीक है, और इस तरह से जो है यहाँ पर जो है आज कोलकाता जो है अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पर जो है कोलकाता को स्थापित किया, समझिए तो। और उस समय जो है एक आपका आधुनिक कोलकाता का जो है नींव जो है डाला गया था, जो अंग्रेज़ था जॉब चार्लक। ठीक है, चार्लक याद रखिएगा, यानी जॉब चार्लक था। उसने ये तीनों को मिला करके, कोलकाता, गोविंदपुर, सूत्रनौती, ये तीनों को मिला करके जो है आधुनिक कलकत्ता की जो है वह नींव डाला था। ठीक है, 1690 में। और फिर कलकत्ता में अभी पढ़ा है आपको कि 1700 में जो है फोर्ट विलियम किला बनाया गया, और वहाँ पर गवर्नर आपको पहले पढ़ा दिए थे, सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। कंपनी ने मुग़ल सम्राट फारूक सियर से 1717 में एक शाही फरमान प्राप्त किया, और इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गया। ठीक है, बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था, और कंपनी को मिली इस छूट का फ़ायदा कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी कर रहे थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने यह व्यवस्था पसंद नहीं आई, और उसने कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने से मना कर दिया। यानी उस समय आपको बताया कि बंगाल में जो है नवाब बना था सिराजुद्दौला, और मुग़ल सल्तनत काल का शासन था, और यह जो है 3000 वार्षिक कर के बदले जो है उसको बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गया था। लेकिन जो है उस समय बंगाल को काफ़ी क्षति पहुंच रहा था, राजस्व में नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? कंपनी को मिली इस छूट का फ़ायदा कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी कर रहे थे। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है ये चीज़ पसंद नहीं आया, और उसने कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने से मना कर दिया। ठीक है, और सिराजुद्दौला के जगह कंपनी के एक ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके जो है इशारों पर चल सके। इसके लिए कंपनी ने बंगाल के 2 बड़े व्यापारी अमीर चंद और जगत सेठ के साथ साथ नवाब के सेनापति मीर जाफ़र को अपनी ओर मिला लिया। यानी छल से जो है कह सकते हैं, या लालच दे करके जो है वहाँ पर जो है जो सिराजुद्दौला जो था उसके जगह पर जो है कंपनी चाहता था कि जो है हमारे इशारे पर जो है चलने वाला जो है को जो है यहाँ पर जो है हम नवाब बना दें। ठीक है, तो उसमें जो है 2 बड़े व्यापारी थे, अमीर चंद और जगत सेठ, है ना। और इसके अलावा जो है नवाब का सेनापति था मीर जाफ़र, उसको भी जो है अंग्रेज़ अपने में मिला लिया था। ठीक है, और उस समय जो है मीर जाफ़र जो है लालच मीर जाफ़र को दिया गया कि आपको बंगाल का जो है नवाब बना दिया जाएगा, तो उसने अंग्रेज़ का साथ दिया। और सिराजुद्दौला ने करा क्या? और सिराजुद्दौला ने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाज़ार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, और कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था।
यानी उस समय बंगाल में गवर्नर जनरल जो है बन करके आया था रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव का साथ कौन दे रहा था, तो मीर जाफ़र, है ना। तो उस समय याद रखिए डेट जून 1757 मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में। और किसके साथ हुआ था, तो सिराजुद्दौला और आपका यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के साथ, ठीक है। जिसमें इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई और सिराजुद्दौला मारा गया। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया, यानी सिराजुद्दौला की हार हुई, यानी वह मारा गया इस लड़ाई में, प्लासी के युद्ध में। डेट याद रखिएगा, बहुत वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। और इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना शुरू हुई। याद रखिएगा, बंगाल में पूरी तरह से अंग्रेज जो है ना, यानी अपनी जो है सत्ता क्या शुरुआत जो है कर दिया, ठीक है। यानी भारत में कहिए कंपनी जो है सत्ता की जो है स्थापना शुरुआत कर दिया, ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विरोध के पश्चात कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। लो, तो यहाँ पर जो है अंग्रेज जो है फिर क्या किया कि मीर जाफ़र के ही जो दामाद था मीर कासिम, उसको फिर 1760 में क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया। क्योंकि जो है मीर जाफ़र जो है क्या करने लगा था, विरोध करने लगा था अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो उसने जो है फिर क्या किया, तो इसके दामाद को क्या किया, मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। और मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर, चट्टगांव ज़िले की ज़मींदारी सौंप दी, लीजिए, है ना। लेकिन दूसरी तरफ उसने कंपनी को अपनी पूर्ण निर्भरता की स्थिति को समझाया और उसने कंपनी के शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए कई कदम उठाए। उसने मीर जाफ़र को उन सभी अफसरों को हटाना शुरू किया जो कंपनी में शामिल हुए थे, और उसने बंगाल की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया। कंपनी और उसके कर्मचारी मुग़ल बादशाह फ़ारूक सैयद द्वारा प्राप्त शाही फरमान द्वारा मिली सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे, और वे बिना चुंगी दिए ही व्यापार करते थे। इससे राज्यों को आर्थिक नुकसान हो रहा था तथा देसी व्यापारियों को भी धक्का लग रहा था, क्योंकि ये लोग निःशुल्क व्यापार नहीं कर सकते थे। और विवश होकर कासिम ने चुंगी की वसूली ख़त्म कर दी ताकि भारतीय व्यापारी भी कंपनी के व्यापारियों की बराबरी में व्यापार कर सके। मुर्शिदाबाद पर कंपनी का दबाव बना रहा था। इस दबाव और नियंत्रण से बचने के लिए कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया था। बहुत भी एक पॉइंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी फिर आपको मीर कासिम भी जो था, है ना, उसको भी जो है क्या हुआ कि वह भी कंपनी से जो है छुटकारा पाना चाहता था। तो जो भी मीर जाफ़र के द्वारा जो है जो भी अफसर जो है बहाल किए गए थे कंपनी में, वह सबको जो है हटाना शुरू कर दिया था। इसका कारण क्या था कि बंगाल में जो है आर्थिक स्थिति जो है वो ख़राब हो गई थी, और उसको सुधारने का जो है ये भी प्रयास करने लगा, ठीक है। और इसने भी क्या किया, कंपनी और उसके अधिकारी एवं कर्मचारी जो मुग़ल बादशाह द्वारा जो है जो शाही फरमान द्वारा जो भी सुविधा मिला था उसका वो सब दुरुपयोग कर रहा था, ठीक है। वे बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे, इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा था तथा देशी व्यापारियों को भी धक्का लग रहा था। तो इसलिए जो है क्योंकि
वे लोग जो है निःशुल्क व्यापार नहीं कर सकते थे और वो जो है विवश होकर मीर कासिम ने चुंगी की वसूली ख़त्म कर दी। ठीक है, तो इस तरह से जो है मुर्शिदाबाद पर कंपनी का भी दबाव बनता था और इस दबाव और नियंत्रण से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी ही चेंज कर दिया और उसको कहाँ ले गया, तो मुंगेर ले गया। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट याद रखिएगा, है ना, कि मुर्शिदाबाद से जो है राजधानी मुंगेर लेकर कौन गया था, तो मीर कासिम। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ देखिए मुग़ल शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगा। कौन मांगा, तो मीर कासिम। ठीक है, यानी मुग़ल शासक था उस समय शाह आलम द्वितीय था और नवाब था शुजाउद्दौला। ठीक है, इन दोनों से सहयोग मांगा था मीर कासिम अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। ठीक है, और इन तीनों की संयुक्त सेना ने कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 ईस्वी में लड़ाई हुई, जिसमें सेनाओं की हार हुई और इस हार के पश्चात 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई और इससे कंपनी को इन देशों से राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट, इसको याद रखिएगा कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जिसमें मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और शुजाउद्दौला, ठीक है, इनकी संयुक्त सेना जो है वह आपको बिहार में आपका बक्सर में जो है वह लड़ रही थी किसकी सेना से, तो रॉबर्ट क्लाइव की सेना से। उसमें जो है सेनाओं की हार हो गई और इसके बाद जो है इन लोगों को जो है घुटना टेकना पड़ा और इन लोग को जो है समझौता करना पड़ा। ठीक है, और समझौते में क्या हुआ, अंग्रेज़ को फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है इनको मिल गया और इस तरह से जो है इसने जो है कंपनी को जो है इस देश से जो है राजस्व वसूली का अधिकार भी मिल गया। बहुत वीवीआई पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि बंगाल के बाद कंपनी ने भारत के अन्य राज्यों पर कब्जा जमाने के लिए लड़ाई के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों को अपनाया। ज़्यादा राज्य की कंपनियों की शक्ति से डर कर उसकी बातें मानने को तैयार हो गए और ऐसे पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी ने उनके सहायक संधि की। यानी देखिए उस समय सहायक संधि हुआ था। ठीक है, और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, याद रखिए ये पॉइंट वीवीआई है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, याद रखिएगा, हैदराबाद का निज़ाम, और दूसरा शासक था, ठीक है, दूसरा शासक आपका यहाँ दिया है, पहला शासक हैदराबाद का निज़ाम था। ठीक है, और दूसरा शासक जो था आपको याद रखिएगा वह था आपका पहला, अच्छा छिप गया है। इन दोनों शासकों ने अपने राज्य को कुछ हिस्से कंपनी को देने के अलावा भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अधिकारी भी रखना पड़ता था। इस अधिकारी को रेजिडेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका कि जो सहायक संधि जो हुआ था, उस सहायक संधि में क्या था कि भारतीय शासकों को जो है अपने राज्य में जो है एक अधिकारी रखना पड़ता था जिसको रेजिडेंट कहा जाता था और रेजिडेंट के माध्यम से ही कंपनी जो है इन राज्यों के अंदरूनी मामलों पर नज़र रखती थी। जैसे मान लीजिए कर वगैरह जो तसला जाता था, राजस्व जो है यानी खजाना जो है, ये सारे पर नज़र जो है रखे जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा। इसलिए जो है अंग्रेज़ वहाँ जो है एक सहायक संधि किया था और सहायक संधि के ज़रिए जो है अपने अंग्रेज़ अधिकारियों को वहाँ रेजिमेंट बना करके भेज दिया था। ठीक है, और यहाँ बताएं हैदराबाद का जो है शासक निज़ाम था और दूसरा अभी इसमें छिप गया है, आगे चर्चा करेंगे हम।
तो इस तरह से था। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य कर्नाटक उसी समय काफ़ी ताकतवर था और वहाँ हैदर अली 1761 से 1782 और उसके पुत्र टीपू सुल्तान सफलतापूर्वक शासन किया। ठीक है, टीपू सुल्तान का जो है शासन वहाँ चला और हैदर अली का चला। कहाँ? दक्षिण भारत मैसूर में, यानी वर्तमान कर्नाटक में उस समय काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था वहाँ हैदर अली। तो वहाँ जो है हैदर अली जो है वहाँ अंग्रेज़ों को जो है वहाँ पर क्या किया, तो वहाँ पर जो महंगी जो चंदन की लकड़ी होती थी, काली मिर्च, इलायची, ये सब पर जो है यहाँ देखिए टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था। ठीक है, इसके कारण टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता किया और अपनी सेना में आधुनिकीकरण में उनकी मदद की और उसके कदमों से कंपनी और मैसूर में लड़ाई छिड़ गई। टीपू की कंपनी के साथ आखिरकार लड़ाई हुआ और 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई, जिसमें टीपू की बहादुरी के साथ साथ लड़ते हुए मारा गया था। याद रखिएगा, यानी टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 में हुआ था श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, अंग्रेज़ के साथ जो है लड़ाई हुआ था और उस समय टीपू के साथ फ्रांसीसी दे रहे थे। ठीक है, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बावजूद मराठे भारत के बहुत बड़े भाग को नियंत्रित करते थे, किंतु वे आपस में बंटे हुए थे। इनकी बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थे। कंपनी के अधिकारियों और फौजों ने प्रमुख मराठा प्रमुखों की आपसी लड़ाइयों का फ़ायदा उठाया और एक के बाद कई लड़ाइयों में मराठा को कमज़ोर कर दिया। अतः 1817 से 1819 युद्ध में मराठे पूरी तरह पराजित हुए और मराठों का क्षेत्र भी कंपनियों के प्रअधीन हो गया। यानी यहाँ पर जो है मराठा को भी जो है अंग्रेज़ ने क्या किया, अधीन बना लिया। यानी उस समय मराठा शक्ति भी जो काफ़ी था, क्या मजबूत था, लेकिन मराठा शक्ति को भी जो है अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, तो पराजित कर दिया। ठीक है, करा क्या, उसके बाद देखिए 1799 में से 1839 तक पंजाब, कश्मीर, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर इनका शासन था। रणजीत सिंह के जीवन काल में उसके राज्य में के विस्तार को कंपनी ने रोक दिया था, लेकिन इनके जीवन काल में कंपनी पंजाब को नियंत्रित करने में असफल रही। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई और इसका फ़ायदा उठाकर 1849 में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी उस समय जो है राजा रणजीत सिंह जो है पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह की जो है शासन चल रही थी और पंजाब, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक जो है इनका शासन था। लेकिन इन्होंने जो है राज्य के विस्तार को जो है कंपनी उनके जीवन काल में रोकना चाहा, तो जो है वह काफ़ी जो है वहाँ पर जो है अब महाराणा रणजीत सिंह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अंग्रेज़ों का जो है सामना किए और अपने राज्य को जो है बचाने की कोशिश बहुत की, लेकिन जो है उनके जैसी मृत्यु हो गया तो मृत्यु के बाद जो है फिर अंग्रेज़ जो है इसका फ़ायदा उठा करके जो है 1849 में कंपनी जो है अंग्रेज़ ने जो क्या कर लिया, पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद विलय नीति हुआ। विलय नीति में क्या हुआ कि सीधे युद्ध के अलावा भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रित में लेने के लिए कंपनी ने अन्य बहाने भी ढूंढने शुरू किए। विलय नीति भी ऐसा ही बहाना था। इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता था तो उसके राज्य को कंपनी नियंत्रण में ले लेती थी। इस नीति के तहत 1848 से 1856 के बीच भारत के कई बड़े राज्य सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले विलय होने वाले जो राज्य जो थे कौन कौन थे,
तो सतारा थे, सबलपुर थे, उदयपुर थे, नागपुर थे और झांसी थी। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। 1848 से 1856 डेट भी याद रखना है। किस नीति के तहत? तो विलय नीति के तहत। ठीक है, और यह विलय नीति कैसे होता था? तो जिस शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका अगर कोई पुत्र नहीं होता था तो उसके राज्य को अंग्रेज क्या करते थे? हड़प लेते थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।